जी बिजनेस की खास पेशकश 2022 आउटलुक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आज के खास शो में हम आपको बताएंगे कि आने वाला साल कैसा रहेगा बाजार के लिए, क्या होंगे लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही किन सेक्टर्स, किन थीम्स, किस तरह के मूवमेंट पर आपको फोकस करना चाहिए। और इन सभी खास बातों को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर भी, और उनसे जानेंगे कि साल की कैसे करनी है तैयारी और कहां पर रखनी है नजर। और सर, मुझे याद है पिछले साल भी जब हम ये शो कर रहे थे, 2020 तो वंस इन अ लाइफ टाइम तरह का इवेंट था, बट 2021 भी काफी एक्साइटिंग रहा है जहां तक मार्केट्स की बात है। कई सारी चीजें रही हैं, कई सारी नई थीम्स और नई चीजें हमने भी सीखी हैं इस साल। तो आपके हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज है या सबसे एक ऐसी चीज जो काफी खास बनाती है 2021 को, वो क्या रही है सर? देखिए दीप, एक तो बात यह कि लगातार 2 साल इतनी बड़ी तेजी कम देखने को मिलती है। स्पेशली आप 2020 में साल दर साल देखेंगे तो शायद आपको बड़ी तेजी ना दिखे, लेकिन लोज से बड़ी तेजी थी। और उसके बाद 2021 में बहुत ही तगड़ी तेजी बनी। तो मतलब 2 साल तक लगातार बाजार इतने लंबे समय तक इतने एक तरफा तेजी वाला कम देखने को मिलता है। लेकिन जो कुछ 2021 की सबसे बड़ी खास बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मार्केट की एक बड़ी चीज, वन सिंगल लार्जेस्ट थिंग, तो वो है तीसरी महाशक्ति का उदय। बिल्कुल, हाँ। मतलब पहली बार हिंदुस्तान में अपने पैसे की और रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत देखी। एब्सोल्युटली। आप सोचिए 1875 से बीएसई की शुरुआत हुई है जी, राइट। करीबन करीबन हम 150 साल 145 साल हो गए आज 2021 में जी, है ना। 145 साल के इतिहास में 144 साल में हम पहुंचे करीबन 4 करोड़ डीमेट शेयर पे, डीमेट अकाउंट पे, ठीक है। और सिर्फ 1.5 साल में, 150 साल में 4 करोड़ डीमेट अकाउंट पे पहुंचे, और सिर्फ 1.5 साल में 4 करोड़ और जो 2021 तक देखेंगे जी, तो काउंट ये कि आप लगभग 8 करोड़ डीमेट अकाउंट पर है। तो इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो पहला बदलाव ये है कि वाकई में इस बार हिंदुस्तान के लोगों ने ये समझा है कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और उससे पैसा बनता है। पहली बार फाइनेंशियल लिटरेसी आती हुई दिख रही है, और पहली बार इस तेजी में लोग को ये नहीं कह रहे कि ये ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर है, इसने मार्केट चलाया, उसने पहले 1 या 2 लोगों के नाम आते थे, उनके पीछे सारे वो मार्केट चलते थे। लेकिन इस बार पहली बार लोग कह रहे हैं कि हम मार्केट चला रहे हैं। एब्सोल्युटली। और हमसे मतलब है हमारे सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पिछले 1.5 साल में इस बाजार पर पूरा भरोसा दिखाया और काफी बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। आप तो ये बात कर ही रहे हैं, पैसा बनाए सर जो ये लोग आए, और कहां बनाए? एक और बड़ी चीज जो आपने पूछा वो बिल्कुल सही है कि याद कीजिए जनवरी फरवरी में 12,000 का निफ्टी हुआ करता था। मार्च जनवरी फरवरी 2020 में 12,000 का, 12,000 की निफ्टी में आप पूछे सबके मुंह लटके हुए, और किसी को पूछे तो कहेंगे क्या 12,000 का निफ्टी है, मिड कैप स्मॉल कैप का भाव तो 8,000 के निफ्टी के लायक है। किसी ने पैसा पहली बार इस बार 2021 में कोई ये कंप्लेन नहीं कर रहा कि सिर्फ निफ्टी बढ़ा है। यस, है ना। तो जो तेजी हुई है वो चौतरफा तेजी हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जमकर पैसा बना। अप्रैल में, अगर किसी को याद नहीं तो फ्लैशबैक में जाइए, ऐसा माहौल था। 9:15 बजे खरीदिए, 3:30 बजे ऊपर, आज खरीदिए, कल ऊपर, इस हफ्ते खरीदिए, अगले हफ्ते ऊपर। और जो हम 2-2 साल के टारगेट देते हैं वो 2-2 महीने में आ रहे थे। सो ये इस बार किसी की कंप्लेन नहीं हो सकती कि चौतरफा तेजी नहीं हुई है। इंडेक्स लेवल अलग है और ब्रॉडर मार्केट कुछ अलग है। ब्रॉडर मार्केट और इंडेक्स दोनों एक साथ तेजी से जाते हुए दिखे। ऐसे ऐसे सेक्टर्स जिनका कोई हाथ नहीं लगा था, छूता नहीं था, देखता नहीं था, उनमें पैसा बना। कोई टेक्सटाइल, रियल एस्टेट शेयर, करेक्ट, शुगर, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सरकारी कंपनियां, लेना ही नहीं है, लेकिन वहां जमकर पैसा बना। तो जहां लोग फंसे हुए थे उनके एग्जिट करने के मौके मिले, और नए पैसे भी बने, और डाइवेस्टमेंट की उम्मीद में समझ रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद में सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी तेजी बनी इस साल। सो मेरे ख्याल से इस साल तेजी के लिहाज से ये एक बड़ी खास बात रही। यस सर, आप कह रहे हैं लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, बाजार में जो स्टॉक्स है उनकी भी संख्या बढ़ी सर। इतने आईपीओ, मतलब आपने कभी ऐसा साल देखा है कि जो आईपीओ की बौछार रही है? देखे तो हैं, लेकिन इस तरह के आईपीओ नहीं जी। इस बार आईपीओ की क्वालिटी अलग थी जी, और बिजनेस अलग तरह के। नहीं तो हमेशा वही आपके ट्रेडिशनल कोई एनबीएफसी का वक्त चल रहा है तो एक के बाद एक एनबीएफसी आते जाएंगे। कोई आईटी कंपनियों का वक्त चल रहा है तो आईटी कंपनियां लिस्ट होती रहेगी। लेकिन इस बार जो आईपीओ आए, नए जमाने के आईपीओ, और बाजार ने हाथों हाथ लिया। कंपनियों की टॉप लाइन कितनी है, सेल्स कितनी कर रही है, प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, वो नहीं, आइडिया क्या है।
प्रमोटर कौन है, यंग लोगों पर, यंग एंटरप्रेन्योर्स पर जो भरोसा बताया है वो कमाल होता है। 11 नए आईपीओ आए, 11 ऐसी कंपनियां लिस्ट हुई है जो नए जमाने की, नजारा से शुरू होकर नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, मैप माई इंडिया, क्या क्या नहीं आए। बिल्कुल। सो ये सारी कंपनियां वो थी जो पहली बार इस तरह के बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं। कुछ प्रॉफिट में थे, कुछ प्रॉफिट में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद, अच्छा दूसरी बात है कि साइज के लिहाज से भी अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 63 आईपीओ बाजार में आए, उनमें 1,20,000 सवा लाख करोड़ रुपए निकले हैं मार्केट से। तो अब अगर दिसंबर के अंत में थोड़ा आप प्रेशर देख रहे हैं बाजार पे, तो सवा लाख करोड़ वहां भी जाएं। और सबसे बड़ी बात, सवा लाख करोड़ को अलग कर दीजिए, जो 11 नए जमाने के आईपीओ आए हैं ये ही 47,000 करोड़ ले गए मार्केट से। नहीं तो पहले तो कोई ऐसे कंपनियों को पैसा ही नहीं देता था। पहले बिजनेस बनाओ, 5-7 साल 10 साल देखेंगे फिर पैसा देंगे, लेकिन बाजार का बिल्कुल आउटलुक चेंज हो गया इस बार। इनफैक्ट अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ एक न्यू एज कंपनी ही रही है। एब्सोल्युटली। तो वो भी एक सेकंड है। तो चलिए, ये तो रही कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से 2021 काफी खास था। पर अब नए साल की बात करें सर, तो मैं एक एक करके मैंने कुछ सवाल बनाए आपके लिए और उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। सबसे बड़ा तो अभी कोविड का 3रा साल हो जाएगा जब हम कोविड के साथ रह रहे होंगे। क्या स्थिति रहेगी कोविड की और उसका बाजार पर क्या नजरिया है? पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, आते जाते रहेंगे नए नए वेरिएंट, जैसे जो सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं वैसे ये भी आएंगे। अपग्रेडेड। हाँ, अपग्रेडेड। तो हर वर्जन के बाद आप थोड़ा बेहतर फील करते हैं, वैसे हर वर्जन के बाद आप थोड़े बेहतर तैयार होंगे जी। ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना कोविड का ना ओमिक्रॉन का, तो लेकिन मुझे लगता है कि बाजार के लिहाज से देखें तो कोविड का डर धीमे धीमे बाजार में खत्म हो रहा है। बाजार को डर उस चीज से लगता है जो पता नहीं, कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जो डेल्टा वेरिएंट से या पहले वाले माहौल से भी ज्यादा खराब हो, तब तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब तक कोविड का छोटा मोटा डर है तब तक बाजार की तेजी भी बरकरार है। ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक कोविड का डर है बाजार खराब नहीं होगा। आप अभी देखिए, ओमिक्रॉन फिर से डरा रहा है और S&P लाइफ हाई पर है। बिल्कुल, आप देख लीजिए। और ये चीज मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार कह रहा हूं कि बाजार तब तक टॉप नहीं बनाएंगे जब तक कोविड पूरा खत्म नहीं हो जाएगा जी। तो इसलिए कोविड का थोड़ा बहुत डर ठीक है, क्योंकि कोविड का डर है तो फेड भी है ना, टैपरिंग हुआ, ब्याज दरें बढ़ाना बहुत तेजी से नहीं करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बहुत झटके लगेंगे। कभी कभार कोई खबर आ गई, उससे जो झटका लगा उसमें फिर से खरीदारी हो जाएगी। तो कोविड से डरना नहीं, सावधान रहना, डरना नहीं है, ठीक है। पर ये बना रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने फेड की बात करी सर, वैसे तो उन्होंने कह दिया कि अगले साल से एक तो टेपरिंग खत्म हो जाएगी और शायद रेट्स भी बढ़ा सके। और दूसरी बात सर, जब भी फेड ये एक्शन लेता है तो इमर्जिंग मार्केट्स पे इंपैक्ट आता है। हमने भी देखा पिछले 2 महीने से थोड़ी, और ये आमतौर पर धारणा सही भी है कि तब इमर्जिंग मार्केट हमारे जैसे बाजार अच्छा नहीं करते जो नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन क्या फेड अपनी टेपरिंग की स्पीड और बढ़ाएगा? इसका जवाब शायद ना है। क्या 3 बार 2022 में वो कह चुका है, उससे ज्यादा 5 बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे? उसका जवाब ना है। तो फेड जो खराब कर सकता है वो हम सबको पता है नेचुरली। अब वो इससे ज्यादा खराब नहीं करेगा कि हम 3 बार नहीं, ब्याज दरें 5 बार बढ़ा देंगे और टेपरिंग 3 महीने में नहीं, 1 महीने में खत्म कर देंगे, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो फिर ये सब पता है। अब की क्या है हमारे बाजार के लिए? एफआईज के फ्लो जी। अभी तक बिकवाली हुई है 2 वजह से। कुछ पैसा आईपीओज में गया, करेक्ट। कुछ पैसा इस डर में कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, टेपरिंग बढ़ेगी तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक नहीं, तो वो सीजनल एफआईज जो है हॉट मनी वाले वो निकल गए। अब जो बचे हैं ना दीप, आराम से शांति से लॉन्ग टर्म वाले, लॉन्ग ओनली फंड्स। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत डर की बात है। और नए साल में एफआईज के फ्लोज एलोकेशंस होंगे। देखिए, अगर उन्हें इमर्जिंग मार्केट्स में एलोकेशन करना है तो इंडिया सबसे हॉट स्पॉट है जी। आपको यहाँ डालना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पैसा आएगा, इसलिए मैं एफआईज की बिकवाली रुकनी चाहिए, खरीदारी आनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए। तो मुझे बहुत ज्यादा उससे डर नहीं रहा, डर नहीं है। हाँ, अगले साल के लिए एफआईज की बिकवाली का डर कम है, ठीक है। हाँ। तो चलिए, थोड़ा हुआ है ऊपर नीचे, बट ये सेटल हो जाएगा। तीसरी महाशक्ति जो हमारी नई रिटेल इन्वेस्टर्स, अभी तक तो इजी मनी रहा है, आसानी से, जैसे आप कह रहे थे, सुबह खरीदो शाम को प्रॉफिट होगा। क्या 2022 में भी ऐसे ही रहेगा या फिर कुछ नए टेस्ट इन्हें देखने पड़ेंगे? इस बार आपके भरोसे की, पेशेंस की, स्टॉक पिकिंग की टेस्ट होगी। सो कितना लंबे समय तक, कितना लगातार डिसिप्लिन के तौर पर आप पैसा लगा सकते हैं, ये तीसरी महाशक्ति। जो नए इन्वेस्टर्स पिछले 1.5 साल में बाजार में आए हैं, उनके भरोसे का असली इम्तिहान तो इसी साल है। क्योंकि एक भी साइजेबल करेक्शन देखा नहीं। पहला साइजेबल करेक्शन ये नवंबर दिसंबर में आया है जी, है ना, जो आपके 10% से ज्यादा का है। 2-3% के करेक्शन को तो हम करेक्शन भी नहीं मानते। तो ये पहला साइजेबल करेक्शन आया है। इसमें
कितने इन्वेस्टर्स बने रहते हैं और कितने थैंक यू वेरी मच कर जाते हैं बाजार को, हमारी गलती हो गई, हम इधर आ गए, आगे से नहीं आएंगे। ऐसे सोचने वाले हर बुल रन के बाद मिलते हैं। बिल्कुल, इस बार भी होंगे। हालांकि बुल रन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले भी कई सारे लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं। ये टेस्ट तो इस बार सबसे बड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझेंगे लोग, सुधरेंगे लोग, और ये मानकर चलेंगे कि गिरा है 10%, 15%, 20%, हम वापस से मार्च 2020 जैसी हालत दुनिया में नहीं देख रहे हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, और ऐसे में 15-20% का करेक्शन, 10% से ज्यादा का करेक्शन पैसा लगाने का मौका है। अगर ये चीज 3 महाशक्ति को समझ में आ गई, रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आ गई, तो आप एफआईज का भी मुकाबला कर जाएंगे, बाजार की मंदी का भी मुकाबला कर जाएंगे। तो मेक और ब्रेक इस साल के लिए लोकल मनी है, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो चाहे डायरेक्टली आए चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये ठीक रहेगा, थोड़े पेशेंस बस आपको रखनी पड़ेगी बाजार में। अच्छा सर, आई थिंक 4 या 5 क्वार्टर्स ऐसे हो गए जहां कंपनीज की तरफ से हम दमदार अर्निंग्स देख रहे हैं। ये पिछली तिमाही भी ज्यादातर अच्छी रही। ये ट्रेंड क्या बरकरार रहेगा? ये 4-5 तिमाहियों का मामला है ही नहीं, कम से कम 3 से 5 साल का मामला है। अगर हम ढंग से काम करें, थोड़ा सा भी पॉलिसीज के लेवल पर थोड़ा और सुधार कर ले, तो मुझे लगता है कि अर्निंग सीजन जो पिछली बार जो बनकर आया था 3 से 5 साल का तगड़ा मूव आया था, जो आपने देखा 2003 से 2008 में, उस तरह का बड़ा अर्निंग मूव आ सकता है कंपनियों का। तो मुझे लगता है कि कंपनियों की कमाई को लेकर तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी एक रिस्क हो सकती है कंपनियों की कमाई को लेकर, और वही पॉइंट मैं आपको साथ में बता भी दूं। महंगाई बढ़ने का जो खतरा है और जो दिख रहा है, वो महंगाई अगर बढ़ती हुई दिखे और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ब्याज दरें आरबीआई बढ़ाने का सोच ले, तो वही एक रिस्क है इस बाजार के लिए। बड़ी रिस्क ये नहीं है कि कोरोना से क्या हो जाएगा, ये भी नहीं कि कंपनी की कमाई कम ज्यादा होगी। रिस्क एक ही है कि क्या आरबीआई इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है जी, और क्यों नहीं बढ़ा सकता। अगर इन्फ्लेशन आप देखिए, सर्दियों के वक्त सब्जियों का, खाने पीने की चीजों का जो इन्फ्लेशन है, आप खुद देख सकते कच्चे खाने पीने के तेल को लेकर सरकार कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एमएसपी उनको ऊपर रखना ही रखना है किसानों को पैसा देने के लिए। इसलिए इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए सरकार के पास ऑप्शन कम है, फिर ऑप्शन ए ले दे के वही बचता है कि आप ब्याज दरें बढ़ाओ। तो मुझे लगता है इस मार्केट की 2022 की सबसे बड़ी रिस्क है क्या आरबीआई इस साल ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसमें संभावना ये कि हो सकता है मिड ईयर में जाते जाते या सेकंड हाफ में जाते हुए आप ब्याज दरें बढ़ते हुए देखें, वो तेजी पर ब्रेक लगाएगा। सर, बात अगर इन्फ्लेशन की निकली तो इन्फ्लेशन में एक योगदान सारी कमोडिटीज का ही रहा है। खाने के तेल की बात करें, कच्चे तेल को देखें, मेटल्स को देखें, बाकी जो है, क्या ये भी एक चिंता है, या फिर ये जो एक कमोडिटी सुपर साइकिल की बात चल रही है, क्या ये ट्रेंड भी बरकरार है? सुपर साइकिल 2 तरीके का है, एक तो प्राइस वाइज एक्शन और एक टाइम वाइज एक्शन। करेक्ट। तो प्राइस वाइज एक्शन वाला सुपर साइकिल तो काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। अब अनाप शनाप भाव जो कमोडिटीज के रोज बढ़ते थे, कि जैसे मतलब 10%, 12% प्रोडक्शन होना बंद हो गया है या माइनिंग होना बंद हो गया हो, इस तरह की बातें, वो तो खत्म हो गई। अब चाइना कुछ का बड़ा कर दे, वो तो आपको मुझे पता नहीं, वो ना हमारी समझ के भी बाहर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कमोडिटीज का प्राइस एक्शन के लिए आज से सुपर साइकिल अब नॉर्मल है। टाइम एक्शन के हिसाब से क्या हम 3-5 साल के बुल मार्केट में कमोडिटीज के इसकी संभावना यस हाँ है। क्योंकि अगर आपकी कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, डिमांड है और ग्लोबली है, अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमारी कंपनियां कमाएगी कब, जब कमोडिटीज मजबूत रहेगी और उसकी डिमांड होगी। सो मुझे लगता है कमोडिटीज के लिहाज से, लेकिन वो जो तेजी बनेगी कमोडिटीज में अब धीमे धीमे बनेगी, मैनेजेबल होगी। सो मेरे ख्याल से कमोडिटी स्टॉक्स में अब भी पैसा बनेगा, लेकिन वो आराम से बहुत सारा मोटा पैसा बनने वाला था। अब जैसे 150 वाला सेल 110 पे आ जाए, तो वापस से 110 से 150 होने में उसको बड़ा वक्त लगेगा। पहले की तरह से भागेगा नहीं जल्दी से। 1100 से 1500 रुपए टाटा स्टील को पहुंचने में वक्त लगेगा। सो अब थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कमोडिटी स्टॉक्स में और कमोडिटीज में अब भी तेजी का टाइम है। चिंता की बात, तो ट्रेंड बरकरार है, बट वैसी अनाप शनाप तेजी नहीं रहेगी। अच्छा, आईपीओ रिकॉर्ड साल था पिछला ये आने वाला साल कैसा रहेगा आईपीओ के लिए? अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, पिछले साल 62 आईपीओ आए थे, उसमें से सारे के सारे प्रीमियम पर लिस्ट नहीं हुए। और अब भी कई सारे आईपीओ 45 के आसपास ही ऐसे आईपीओ जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इश्यू प्राइस से। सो इश्यू में अब भी आपको क्वालिटी में देखना जरूरी होगा। आईपीओ के लिहाज से एक और बम्पर ईयर है, ढेर सारे लोग लाइन में, अच्छा पैसा मिल रहा है क्यों ना ले, बिल्कुल, तो लेने को तैयार हैं। और सबसे बड़ा तो एलआईसी है ही। सो सारा वही ले जाएगा। अगर संकेत है उस हिसाब से 1 लाख करोड़ के आसपास का अगर आईपीओ आता है, बिल्कुल, तो फिर तो महा आईपीओ होगा। सो आईपीओ के लिहाज से तो पूरा साल भयंकर एक्शन रहने वाला है, आने वाला साल भी। चलिए, क्योंकि आपने एलआईसी की बात करी, तो इसमें मैं एक और थीम भी अगर आप कहें तो जोड़ना चाहूंगा, विनिवेश। इस
इस पर किस तरह की रखनी है नजर, क्योंकि एयर इंडिया तो हो गया पर काफी बड़े विनिवेश अभी भी बाकी। यस, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, बीएमएल, कॉनकोर, ये सारे होने की कगार पर हैं। सो देखते हैं कि मार्च तक हो जाते हैं या नहीं, और नहीं भी होते तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि विनिवेश को लेकर सरकार का क्या व्यू है। और आई एम श्योर अगर नहीं होगा तो सरकार कुछ ना कुछ स्वीटनर करके देने की कोशिश करेगी, क्योंकि एयर इंडिया जैसे जैसे उन्होंने किया ही कर दिया। सो आई थिंक डाइवेस्टमेंट को लेकर एक्शन में रहेगी सरकार, और उसके कारण सरकारी कंपनियों में अब भी एक्शन रहेगा, तेजी रहेगी। तो नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, इस साल भी, पिछले साल हमारी थीम थी सरकारी कंपनियों की, इस साल भी हमारी थीम है सरकारी कंपनियों को खरीदना ही है। खरीदना ही है। यस, ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ थीम्स जो सामने निकल कर आ रही हैं, कुछ बड़ी बातें। और इसी में एक चीज और है, बजट जो इम्पोर्टेंट है। बजट भी कुछ हद तक, देखिए बजट बाजार का मूड तो नहीं बिगाड़ सकता, अब ऐसा कुछ आता नहीं जो झटका लगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा करे सरकार जो कि बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट और रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करे, क्योंकि इस वक्त है ना, अगर आप ग्रोथ दे रहे हो तो फिस्कल डेफिसिट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों को। आप बोल दो कि भाई हम इस वजह से नहीं दे रहे हैं, बता के करो, तो मुझे लगता है कि बजट की वजह से एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और चूंकि सरकार को डाइवेस्टमेंट करना है तो एक तगड़ा बजट देना चाहिए, आना चाहिए इस बार, आना चाहिए। चलिए, तो नजर रहेगी बजट पर भी। तो 10 बड़ी बातें जो नए साल के लिए अनिल जी हमें बता रहे हैं, जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा सर, बाजार की बात निकली है तो फिर लेवल्स की तो बात आपसे करनी पड़ेगी। मार्केट के हिसाब से देखें तो कितनी मंदी हो सकती है और कितनी तेजी हो सकती है? देखिए, मार्च 2020 के बाद दीप हमें ये समझ में आया कि कोई भी लेवल सेक्रोसेंट नहीं है, और इसको अनुमान लगाने की गलती करनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हर आदमी और मैं भी अपनी अपनी लिमिटेड समझ से लगाने की कोशिश करता हूं। तो मेरा ये समझना है 16,200 ये एक लेवल है जिस पर नजर रखनी। इसके नीचे ही फ्रेश मंदी होगी। जितनी होनी थी हो चुकी है, बड़ी मंदी अब और होनी है बाजार में, तो 16,200। और उस लिहाज से अगर मैं आपको सपोर्ट रेंज दूं तो 16,000, 16,400 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है 2022 के लिए। और इस रेंज में आने पर बाजार रुकना चाहिए, खरीदारी होनी चाहिए। अगर 16,000 आप तोड़ते हैं तो ही बाजार वाकई में बड़ा कमजोर बनता है। तो 16,200 मेरा लेवल निकल कर आता है, 400 पॉइंट की रेंज। अब तेजी कितनी हो सकती है? 17,600 के आसपास जो लेवल है उसे पार करके अगर हम ऊपर टिके तो हम फिर से बुलिश जोन में आ जाएंगे। सो इस रिकवरी में आप 17,600 के आसपास आकर रुकेंगे, अटकेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो टारगेट है वो आपका 18,200, 18,600 का लाइफ हाई के आसपास फिर से पहुंचने का। अभी इस वक्त मैं लाइफ हाई के ऊपर की तेजी भी नहीं देख रहा। अच्छा, अभी नहीं देख रहा। तो मुझे लगता है 18,200, 18,600 आएगा तो वहां पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, ये सब आ सकती है, बशर्ते कि आप 17,600 को पार करें। अंडरस्टूड। तो ये तो मेरे हिसाब से 5 से 6% की डाउन साइड रिस्क है, 10 से 12% की अपसाइड है इस बाजार में 2022 के लिहाज से, अभी जो डेटा मुझे दिखा रहे हैं। अपसाइड है बट वैसी बड़ी वाली नहीं है। अच्छा सर, तैयारी कैसे करनी है फिर? किस तरह से, स्पेशली जो हमारे नए निवेशक हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन तो इतना बड़ा है, कैसे तैयारी करें 2022 के लिए? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो उन इन्वेस्टर्स को करनी है जो पिछले 1.5 साल में बाजार में आए हैं, और वो अभिमन्यु हैं। ये मैं कहता हूं कि वो मतलब चक्रव्यूह में घुस तो गए, बाहर कैसे निकलना पता नहीं। तो इस चक्रव्यूह में से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप इंतजार करें चक्रव्यूह के अपने आप टूटने का। अच्छा। सो जितना लंबा समय आप बाजार में रहेंगे उतना आपके जीतने के चांस है। अच्छा, है ना? सो पहली चीज ये, आप पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। दूसरी चीज है कि बहुत आसानी से बहुत ज्यादा पैसा बनाने का समय गया, अब आपको मुश्किल से बनेगा, कम पैसा बनेगा, मेहनत से बनेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बार माइंडसेट ये बदल कर लेनी चाहिए। स्पेशली पिछले 2 साल में 20 और 21 में आए, वैसा पैसा इस बार बनने वाला नहीं है। हर साल वैसा पैसा बनता नहीं है और बनेगा भी नहीं। ये चीज पक्के से ध्यान में रखिए। वो मेंटली प्रिपेयर रहना है। LIC का IPO आएगा, मेक और ब्रेक है, तो बड़ा पैसा LIC का IPO लेके जाएगा, हमारा भी, रिटेल इन्वेस्टर्स का भी और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का भी। सो LIC के IPO के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि उसकी प्राइसिंग इतनी बढ़िया की जाए कि लोग लाइन लगाकर खरीदें। ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन LIC के IPO के रनअप में कुछ और इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनमें आपके पहले पैसा बन सकता है LIC के IPO आने से पहले, तो वो भी ये एक अच्छा मौका बन सकता है आपके लिए। ठीक है सर, आसानी से पैसा नहीं बनेगा बट फिर भी पैसा तो कहीं ना कहीं बनेगा। 100%। आपकी कहां पर नजर रहेगी? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बनेगा। अच्छा। और अच्छी थीम्स में बनेगा। और इस साल के लिए थीम्स जो रहेगी दीप 2022 के लिए, फिर से रियल एस्टेट शेयर बाय ऑन डिप्स है, टेक्सटाइल शेयर बाय ऑन डिप्स है। 2 सेक्टर में डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लोकल भी ग्लोबल भी, मतलब टेक्सटाइल में ग्लोबल है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये 2 सेक्टर तो मेरे फेवरेट हैं ही। डाइवेस्टमेंट पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, सरकार काम करेगी उस हिसाब से। सरकारी कंपनियां अब भी मुझे पसंद है। कैपिटल गुड्स ये इकोनॉमिक रिकवरी के साथ एक मौका दे सकता है। और
मिड कैप आईटी शेयरों में और मौके बन सकते हैं। जिस तरह की हायरिंग हो रही है, जिस तरह की ग्लोबल डिमांड है, मिड कैप आईटी शेयर अब वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो चुके हैं। रियल एस्टेट, मिड कैप आईटी, टेक्सटाइल काफी बढ़ चुके हैं। तो ये जो बाजार में करेक्शन आते हैं 10-15% के, ये आपको बार बार मौके देंगे। तो ये सेक्टर्स इस साल के लिए आपको नजर में रखनी चाहिए। टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, सरकारी कंपनियां, कैपिटल गुड्स, मिड कैप आईटी, 5 जो बड़ी थीम आप दिखा रहे हैं। और अगर हाँ महंगाई कम हो गई, इन्फ्लेशन काबू में आ गया और आरबीआई ने ब्याज दर नहीं बढ़ाई, तो बैंक्स भागेंगे जोर से, बहुत जोर से। अदरवाइज बैंक्स फिर ठंडे हैं। एक ड्यू है, अभी तक हुआ नहीं वैसे बैंक से। ब्याज देने का डर जो है वही एक सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, तो डार्क हॉर्स रह सकते हैं बैंक्स, बट 5 बड़ी थीम जो आइडेंटिफाई करी गई हैं आपके लिए। तो फिर सर फाइनल बात यही निकल कर आती है कि 2022 की अगर हम तैयारी करते हैं तो आपके कुछ गुरु मंत्र बताएं जो हमें ध्यान में रखने हैं। एक्चुअली 2022 के लिए कोई अलग से दीप ऐसे गुरु मंत्र हो वैसा नहीं है, जो आमतौर पर हमारे काम आते वही है, लेकिन इस बार थोड़े से ये ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखने। सबसे पहला तो है पेशेंस, धैर्य रखने की जरूरत है। क्योंकि है ना, वो मैं देखता हूँ कई बार कि अगर समझिए कि अंदाजा है कि 17,500 से 18,000 आ जाएगा निफ्टी, और 18,000 ना आए 17,000 आ जाए, तो पेशेंस लेवल टूट जाता है लोगों का। क्योंकि वो सही भी है, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। 2 दिन 3 दिन से ज्यादा करेक्शन ही नहीं होता था। हम तो कहते थे कि 1.5 दिन का करेक्शन, 2 दिन का करेक्शन, वो जैसे गणपति जी आते हैं, हाँ 3 दिन के गणपति, 1.5 दिन के गणपति, 5 दिन के गणपति, उतना ही करेक्शन है, उसके बाद विसर्जन, तो उसके बाद मंदी गई। सो अब पहली बार आपको ढंग का करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है कि हर रोज पैसा नहीं बन सकता, हर लेवल से नहीं बन सकता, हर वक्त नहीं बन सकता। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज जो इस बार बदलने की जरूरत है, वो एक्सपेक्टेशन लेवल नीचे लाने की जरूरत है। वो दिन का 5%, रोज का पैसा बनाना, ये समय गया। अब आपको एक्सपेक्टेशन नीचे लानी ही पड़ेगी। एक्सपेक्टेशन नीचे लाने का मतलब ये कि अगर आप सोचिए, आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, आप एफडी में लगाएं, या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएं, फिक्स इनकम में पैसा लगाएं। अगर आपको मार्केट में उससे दुगुना पैसा बन जाता, तो भी आप अपने आप को खुश नसीब मानिए कि अगर आप 7%, 6% एफडीआई में कमा रहे हैं, एफडी में कमा रहे हैं, और अगर आपका 12, 14, 15% मार्केट में बन जाता, तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। ये मान के फिर ज्यादा बने, अच्छी बात है। तो दूसरी चीज ये कि आपको कमाई की एक्सपेक्टेशन नीचे लानी ही पड़ेगी, तभी आप पैसा बना पाएंगे। तीसरी चीज एक और है, जो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और डिसिप्लिन इसलिए आज से कि नीचे आएगा मार्केट, तो ये नहीं सोचना है कि मैं खत्म कर दूं, सारा छोड़ दूं, लॉस कर दूं, निकल जाऊं। अनलेस आपके पास कचरा है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, आपके पास म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो तब आपको ये सोचना है कि मुझे डिसिप्लिन के तौर पर, रेगुलर इन्वेस्टमेंट के तौर पर और पैसा डालना है, निकालना नहीं। प्रॉब्लम क्या है, 2020 और 2021 में बढ़ते हुए मार्केट में सबने पैसा लगाया जी, गिरते हुए मार्केट में कोई लगाना नहीं चाहता। तो गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाने का टेस्ट आपका इस साल होगा, और वो आपको मिस नहीं करना है। और वो करेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। बढ़ते हुए में लगाएंगे तो आप फिर नीचे आएगा, फिर इंतजार करो, क्योंकि ये मार्केट ऐसा होने वाला है जहां आपको रेंज बाउंड हो जाएगा, टाइम वाइज करेक्शन होगा, प्राइस वाइज करेक्शन होगा, और फिर आप परेशान होंगे, यार क्या करूं। सो डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको रहना चाहिए। और गिरावट में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे रेगुलर लेवल पर, तो वही चीज है, पेशेंस, लो एक्सपेक्टेशन, डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक चीजें जो हमेशा की है, लेकिन चूंकि 2 साल हम एक तरफा तेजी देख चुके हैं, इसलिए इस साल ये रूल्स आपके लिए ज्यादा काम आएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, स्पेशली जो पिछले 1.5-2 साल में मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आए, जिन्हें हम रॉबिनहुड कह दें, अभिमन्यु कह दें, ये नए खिलाड़ी कह दें, इनके लिए ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने का इस साल सबसे बेहतर मौका है। आपने देखिए, हमेशा होता है कि आप ट्रेडिंग करके जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हमेशा सबको कैपिटल कम होने की दिक्कत रहती है। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता कि इन्वेस्ट करके बैठ जाए। आपको 2 साल मार्केट ने वो मौका दिया है, आपने कैपिटल अगर बना ली है, तो उस कैपिटल को वापस से ट्रेडिंग में जाने न दे नुकसान के तौर पर, बल्कि उस कैपिटल को अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप लें, तो आप इस साल भी विनर रहेंगे। और ये बड़ा लेसन है ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने का इस साल के लिए, जो 2022 में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने सिखा दी। तो 10 बातें वैसे अनिल जी ने हमें बताई, गुरु मंत्री भी बताए, बट ये जो जर्नी आपको अब कवर करनी है, ये इंटरेस्टिंग है। वापस मार्केट मौके देगा ना, चौके छक्के लगाने का जब मौके देता है, जब वापस से कभी ऐसा टाइम आएगा अप्रैल मई जैसा,
तब आप फिर से करिए, आराम से ट्रेडिंग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब मार्केट का जो टेक्सचर है, जो मूड है, जिस तरह का ट्रेंड है, उसके साथ थोड़ा स्ट्रेटजी में बदलाव कीजिए। ट्रेडर बजाय इसके इन्वेस्टर बनने की कोशिश कीजिए। पिच देखकर बैटिंग Yes. करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समझाने के लिए किस तरह से करनी है तैयार, और अपने गुरु मंत्र भी शेयर करने के लिए। 2022 साल के लिए हमें तैयार। आशा करते हैं कि जिस तरह से 2021 मंगल में रहा है, 2022 में भी आपको उतना ही फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बातें समझाने के लिए।